जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा आपसे चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हम आपसे विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की हम आपसे प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे जीएस बेस्ड टेस्ट और सीसैट बेस्ड टेस्ट पर मेरी आपसे चर्चा परिचर्चा चल रही है। ये विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 5 है। अब तक हमने आपसे 4 टेस्ट चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो देखिएगा, और दृष्टि आईएएस के कई टेस्ट मैं आपसे चर्चा के बिंदु बना चुका हूँ। इन सब के अलावा ये टेस्ट नंबर 5 का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। हम प्यारे बच्चे एक टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर आपसे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट न केवल हम आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, बल्कि इन सब के अलावा हम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं और इन सब के साथ साथ हम आपसे चर्चा परिचर्चा करते हैं, 1 to 1 डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। पर बच्चे, इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पीटी टारगेट बैच हम लेकर के आए हैं, जिसमें जीएस के आपसे सभी पोर्शन रिवीजन करवाए जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट विद करंट अफेयर। और मैं आपको बताना चाहता कि विजन आईएएस की जो 365 आती है, पीटी 365, वह 10 जनवरी से मैं आपसे चर्चा करना स्टार्ट कर दूंगा, और एक अप्रोच रखेंगे कि किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो आपको 9 जनवरी को एक ओरिएंट क्लास, 9 से 10 जनवरी को एक ओरिएंट क्लास आपको मिल जाएगी करंट अफेयर पे, ठीक है, जिसमें हम 2 वर्ष का करंट अफेयर आपसे डिस्कस करेंगे। इन सब के अलावा स्वयं मैं भी करंट अफेयर पढ़ता हूँ, मैं भी द हिंदू को कवर करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, वीकली करंट अफेयर को मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे पास में पर्सनली बहुत सारी चीज़ें, मैं एज ए एजुकेटेड अपने आप को तैयार करता हूँ, ताकि जितना हो सके मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा परिचर्चा कर सकूँ। हेलो, आवाज़ जा रही है, लेकिन मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। तो हम उस पर आपसे चर्चा परिचर्चा भी करेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता कि अपना विशेष ध्यान रखें। नॉर्थ इंडिया में सर्दी आप देखोगे कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो ठंडी ना लगे आपको, सर्दी ना लगे आपको, कोल्ड ना हो आपको, फीवर ना हो आपको, तो उसका विशेष ध्यान रखिए। अपना, अपने परिवार वालों का और अपने घनिष्ठ मित्रों का भी ध्यान में रखें। और मन लगा के रिवाइज तो आप कर ही रहे हैं। देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट क्लास टेस्ट नंबर 5 की आपसे प्रोवाइड करवाई, तो मैंने उसमें बताया था नए साल की सभी को आज भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ईश्वर इतनी ऊर्जाएं दें कि आप अपने लक्ष्य को भेज सकें, और जो आपने ठाना है उसको आप अचीव कर सकें, और मैं भी उसमें आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में जितना हो सके योगदान दे सकूं। तो प्यारे बच्चे, थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले जो भी बच्चा ये पीडीएफ पाना चाहता है तो टेलीग्राम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन सब के अलावा इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं, उसका भी लिंक्स दे के रखा है,
और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं उसका भी लिंक दे के रखा है। कई बच्चों का डाउट्स है कि सर हमें आपसे कुछ बात करना है स्टडी से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, तो मैं एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर, जी हाँ आपने सही सुना, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, और आप वहाँ पर कॉल नहीं कर सकते हैं फिलहाल, तो आप मैसेज के माध्यम से वहाँ पर पूछ सकते हैं। इट्स क्लियर है नो। तो वो जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो मेरा ही होगा, आप कर सकते हैं, लेकिन वो संस्था पर आप मैसेज जाएगा उनके थ्रू मेरे पे वो आएगा। ठीक है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप अपना मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड ठीक है डाउट है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो नंबर कहाँ दे के रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके विजिट कर लीजिएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चे ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि 1 to 1 डिस्कस और सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर जो बच्चे बिगनर एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 और 26 देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलता है, इस कॉलम में आपको अपना अनुक्रमांक नंबर ठीक है भरना होता है, फुलफिल करना होता है, और एवरी इनकरेक्ट जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसके लिए आपके 1/3 मार्क्स जो होते हैं क्या लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने अब तक क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पर चर्चा कर ली थी, 30 नंबर तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। कोशिश करेंगे कि इस 1 से सवा घंटे क्लास में, क्योंकि पर्सनली मेरा भी स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, मैं इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी क्लास आपकी कल नहीं हो पाई ही थी। ठीक है, तो वो मुझे भी एक बेचैनी सी और मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक नहीं था। खैर चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन था आपका 30 नंबर, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर विचार करना था, महाजनपद है और राजधानी है, जैसे चेंदी, ये है सुक्तिमती, बतश, कंपिल्य, मत्स्य, विराटनगर। कितने सुमेलित हैं, केवल एक, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। अब यहाँ पर आपने आई होप इसका राइट आंसर कई बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में दिया है और कई बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देके रखा है चेदी। चेदी की जो कैपिटल हुआ करती थी अगर हम देखें तो चेदी की कैपिटल आप देखोगे शुक्तिमती थी। ठीक है, ये बात क्या है आपकी सही हो जाएगी। वर्तमान ये अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में तो ये एमपी में पड़ती है, मतलब कि मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा, और व्यापारिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता था। वहीं अगर बतस्य की क्या बात कर लें, जो बतस है इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो होती थी कौशाम्बी। कौन सी थी इसकी कैपिटल, कौशाम्बी इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो कौशाम्बी, अब ये जो कौशाम्बी है वर्तमान में अगर आप देखोगे कहाँ पड़ती है, तो कौशाम्बी आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कौशाम्बी के लिए रोडवेज चलती हैं आपकी। ठीक है, आप दिल्ली कभी आए आनंद विहार तो वहाँ पे कौशाम्बी के लिए आपको मिलेगा। फिर उसके तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका इनकरेक्ट है। वही तीसरा है मत्स्य। देखिए मत्स्य अगर हम देखें जो मत्स्य वाला रीजन है ये विराटनगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बात एकदम आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि ये जो विराटनगर है आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा और ये राजस्थान में आपको मिलता है। कहाँ पर मिलता है, आरजी बोले तो राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सही है, तो आपको हो गए केवल 1 और 3 सही है, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो विराटनगर था बच्चे ये महाभारत से ही आप देखोगे पांडवों ने इसको अपना वनवास बनाया था और अंतिम वर्ष में विराटनगर इसको बताया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 क्वेश्चन देके रखें। पहला, प्रतिहार वंश के मिहिर भोज ने आदि वारा की उपाधि धारण की थी। नंबर 2, राजराज चोल ने अपनी सैन्य उपलब्धियों और उत्तरी क्षेत्रों में चोल अधिपत्य के विस्तार के प्रतीक के रूप में गंगे कोण चोल की उपाधि धारण की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में कि प्रतिहार राजवंश के मिहिर भोज ने आदि वराह की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि आपको बता दें कि जो भोज प्रतिहार साम्राज्य के वास्तविक संस्थापकों में से एक थे और ये सबसे महान शासकों में से एक थे। भोज भगवान विष्णु के उपासक माने जाते हैं। ठीक है,
वहीं अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं राज चोल ने अपनी सैन्य उपलब्धियों और उत्तरी चोलों के चोल अधिकार क्षेत्रों के चोल अधिकार आधिपत्य के विस्तार के प्रतीक के रूप में गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ये एकदम गलत है, कदापि सही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ये जो गंगे कोंड चोल की जो उपाधि धारण की थी प्यारे बच्चे, ये खास तौर पर जो की थी ये राजेंद्र प्रथम ने की थी। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? रोंग हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बच्चे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ये हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट यूपीएससी को वेश है विजन आईएएस का, और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ठीक टेस्ट सीरीज है, ठीक है, एज ए बैटर ऑफ दृष्टि आईएएस। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ये बड़ा टीचर के अंदर भी मतभेद रहता है कि किसकी अच्छी है और किसकी टेस्ट सीरीज या फिर कंटेंट जो भी है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, मैं आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करता रहता हूं और करता रहूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन है अब आपको कॉन्टेक्स्ट में मिल गया है, और भी आप जो भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी यानी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, डाउट है। ठीक है, आपको वहाँ पर टेक्निकल टीम और टेक्निकल टीम के थ्रू ही आप मुझसे बात कर सकते हैं, ओनली मैसेज के बेस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है। इसमें संगीत, गीत, नृत्य, विद्वानों के संवाद और रंगीन वेशभूषा का संयोजन मिलता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों और केरल के कासरकोड जिले में प्रचलित है। इसके दो मुख्य रूप हैं, जिन्हें मुंडलियप्पया और पदुवल्लियप्पया कहा जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस थिएटर का वर्णन किया गया है? अब देखिए किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णाटम, बी मुडियट्टू, सी यक्षगान और डी थेरुकुथु। मतलब कि एक कल्चर का ऊपर आपसे चर्चा कर दी गई है, फिर आपसे इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो बताइए किसके बारे में चर्चा परिचर्चा है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए बच्चे, ये जो ऊपर सारी बातें की जा रही हैं ये आपकी की जा रही हैं किसके बारे में? यक्षगान के बारे में की जा रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यक्षगान के बारे में ये बातें की जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो यक्षगान है, ठीक है, ये आपको ख़ास तौर पर रंगीन वेशभूषा और इन सब के अलावा यह आंध्र प्रदेश में आपको प्रचलित मिलता है। कहाँ पर मिलता है? आंध्र प्रदेश। वन सेकेंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं कृष्णाटम की बात कर ले तो कृष्णाटम आपको खास तौर पर केरल का एक लोक नृत्य है। कहां पर? केरल का। ठीक है, ये केरल का है। मोडियट्टू आप सभी जानते हैं, ये भी केरल का ही है, मोडियट्टू भी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, के आर रख देते हैं, केरल का ही है मोडियट्टू। यक्षगान आंध्र प्रदेश का, मैंने आपको बताया। और इन सब के अलावा थिएटर की बात कर लें तो ये तमिलनाडु का एक तरीके से नुक्कड़ नाटक है। ठीक है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो TNL कर देते हैं, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान, मतलब कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को टारगेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, और मैं कहूँगा चाहे वो फिरोज शाह तुगलक हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, तो ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट्स मध्य काल के शासक रहे हैं जिन्होंने काम बेसिकली दिल्ली सल्तनत के हैं ये। ठीक है, जिन्होंने काम करवाया है। ठीक है, और जिन पे खासतौर पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो इन 2-3 शासक हैं, ज़्यादा नहीं। आप 2-3 शासक को ही पढ़ लें अच्छे से, और उनकी आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति को भी ध्यान में रखेंगे तो और भी बेटर आपके लिए होगा। ठीक है, देखिए अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला, वह तुगलक वंश का संस्थापक था। क्या फिरोज शाह तुगलक ने, आप देखोगे, इस वंश की स्थापना करी थी? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, बताइएगा। दूसरे में कह रहे हैं उसने जजिया को एक अलग कर बनाया था। नंबर 3, उन्होंने
अपने शासनकाल के दौरान नहर प्रणाली में सुधार और विस्तार किया था? पूछ रहे हैं आपसे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपसे बातें पूछी जा रही हैं। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम एरा अगर आप देखोगे तो वो है 1351 से 1388, 300 नहीं है, 1351 से 1388 आपको फिरोज शाह तुगलक मिलते हैं। ये जो कह रहे हैं कि तुगलक वंश की स्थापना इन्होंने नहीं की थी बल्कि मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनके द्वारा की गई थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उन्होंने जजिया कर को अलग कर बनाया था और शासन के दौरान उन्होंने नहर प्रणाली में सुधार और विस्तार भी किया था, बाजार व्यवस्था पर भी उन्होंने काम किया था, लोक निर्माण में कई महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ठीक है करवाई थी। उनके हिसाब से जैसे हिसार ठीक है, फिजाहा या हिसार आधुनिक हरियाणा में, ऐसे कई उन्होंने शहर भी बसाए, नगरों की फिरोजाबाद आधुनिक उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। तो कई ऐसे क्षेत्र इनके आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दूसरा तीसरा इसमें ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, 34 नंबर। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। शुल्ब सूत्र, अब देखो शुल्ब सूत्र अपस्तंभ और छंद शास्त्र के प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रमुख रूप से किस विषय से संबंधित हैं? ए खगोल शास्त्र, बी औषधि विज्ञान, सी गणित और डी रसायन विज्ञान। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये है आपका शुल्ब सूत्र, अपस्तंभम और छंद शास्त्र। देखिए बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मैथमेटिक्स, जिसको हम गणित के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे शुल्ब सूत्र है, सूत्र मतलब कि कहाँ लगते हैं, फार्मूले मैथ में, ऐसे याद आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुल्ब सूत्र में इसकी रचना की बात कर लें तो बोधयान के समय की गई थी और पाई का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो शुल्ब में किसका मिलता है, पाई, पाई होती है समथिंग ऐसे, ये पाई होती है। और इसके अलावा जो अपस्तंभम है, ये दूसरी शताब्दी में हुआ था, व्यवहारिक ज्यामिति का। ठीक है, इसमें कोण बनते हैं, अनुप्रयोग, अग्रिवेदिकाएं। और छंद शास्त्र में आप देखोगे तो इसकी रचना की थी आचार्य पिंगल के द्वारा। वाइनरी अंक जो आपकी प्रणाली होती है, प्रथम ज्ञात की गई जो आपकी वाइनरी है, वो इसी से आती है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने बचन नामक अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया है? ए कंदुकुरी वीरेशीलंगम, बी चित्रामा स्वामी स्वर्णम भारती, सी तिरुवल्लुवर और डी वासवत्ना। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो आपको ही बताना है और इजी है। जिस भी स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत भी आप देखोगे सोशल रिफॉर्म किए हैं, सॉरी जो उसकी तैयारी की है, पढ़े हैं, तो वो इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्लियर या नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 36, ये कह रहे हैं कि वीर शैव या फिर लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको बता दूं, ये जो विजन आईएएस है, ठीक है, ये लिंगायत वाले कॉन्सेप्ट से जब हिस्ट्री का आपसे टेस्ट लेती है तो आवश्यक रूप से क्वेश्चन पूछती है। हालांकि यूपीएससी ने नहीं पूछा है पिछले 2-3 साल से लिंगायत पे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लिंगायत पर। तो थोड़ा सा इसको अपने स्तर पर भी क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। हालांकि इसमें इतने स्टेटमेंट दे के रखे हैं तो आपका बहुत कुछ तो यहीं पर रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं आपसे, पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वासवन्ना नामक संत के नेतृत्व में हुआ था। क्या ये बात ठीक है? दूसरे में कह रहे हैं कि उन्होंने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृति कुछ प्रथाओं जैसे कि वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था। 3, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करने के कारण अपने मृतकों को दफनाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा, केवल एक, बी केवल दो, सी
सभी 3 और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट। इसका उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाशवन्ना नामक संत के नेतृत्व में हुआ था। ये बात एकदम सही है, और ये हुई थी, आप देखोगे 1106 से 1168 के समय, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये बात एकदम सही है। एक ब्राह्मण ने किया था, ये भी ध्यान में रखना, वाशवन्ना, ठीक है। और यह एक तरीके से कलचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री के रूप में उपस्थित हुआ करते थे। तो नवीन एक आंदोलनकारी थे वाशवन्ना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट हो जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म में ये काम किए थे, परंतु तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, ये गलत है कि ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को इस तरीके से कि करते थे। आपको बता दें कि लिंगायत अनुयायी और मान्यता में विश्वास तो करते हैं, लेकिन मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं और इस संसार में पुनः नहीं लौटते। धर्मशास्त्रों ने बताया कि यहाँ पर श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं, वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। हालांकि पुनर्जन्म के सिद्धांत का विश्वास नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहा गया है, पुनर्जन्म की बात की गई है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वो शिव की भक्ति में, क्योंकि ये शिव को ये जो है लिंगायत जो है शिव को ज़्यादा मानता है और उसी के ऊपर एक उसका सेक्ट और कल्ट के रूप में निकला है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और कितने सही हैं, तो 2 सही हैं इसमें, पहला दूसरा सही है, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बताइएगा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर देते चलिएगा। देखिए पहला, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया। नंबर 2, रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद का उपदेश दिया और उनके अनुसार ईश्वर सगुण ब्रह्म है। तीसरे में कह रहे हैं कि 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य और रामानुज परंपरा पारस्परिक समकालीन थे। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? अब आपको ये बताना है सर कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। जरा यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ लेना है। देखिए अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो शायद क्वेश्चन को ले जाएंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम आपका क्या हो जाएगा, अरे हाँ, ये तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट्स में बताना है। ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ कितने सही हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर हिंट्स देने का प्रयास करूँगा ताकि आप आंसर की तरफ बढ़ सकें। देखिए जब यहाँ पर कह रहे हैं कि शंकराचार्य, ठीक है, और रामानुजाचार्य के बारे में, मैं आपको बता दूं कि रामानुजाचार्य के अगर जन्म की बात कर लें तो जो रामानुजाचार्य हैं इनका जन्म हुआ था 1017 में। कब हुआ था? 1017 में हुआ था, और ये हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। इनका जन्म तो वहाँ हुआ था, और श्री पेंदूर में हुआ था, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आप देखोगे जो आपके आदि शंकराचार्य हैं, अगर इनकी बात कर लें तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 788 में। तो ये एक बात तो आपको क्लियर कर दी है मैंने, ठीक है। और इनका जन्म खास तौर पर ये भारतीय दार्शनिक रहे हैं। तो केरल में सबसे छोटी नदी है एक पेरियार के तट पर, ये देखा गया था। वहाँ पर कालंडी एक गांव है, आई थिंक, हाँ मेरे को रिकॉल हो गया, कालंडी, ठीक है। कहाँ? पेरियार नदी, कहाँ? केरल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको केवल ये बताना है कितना सही है। देख लिया आपने, ये दोनों का नाम सैमुअल बता रहे हैं, मतलब कि जन्म स्थान कि उनका जन्म एक ही समय में हुआ है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कई क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं कि बस मुझे आपको बता देना है, समझा देना है, और उसका आंसर आप ही दे तो बेटर है, क्योंकि इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना कि जिस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च की जाए और उस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्ट वर्क कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कठपुतलियों की वेशभूषा जन्ना के अभिनेताओं और उसका संगीत जन्ना थिएटर के समान होता है? ए यमपुरी, बी पुत्तलन नाच, और सी तोगलू गोम्मेयट्टा, और डी रावण छाया। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है पुत्तल
नाच। ये जो पुत्तल नाच होता है ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का एक कल्चरल है और छठी शताब्दी के आसपास ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कला शैली का अनुसरण होता है, ठीक है। ये जापान के एक तरीके से बुर्राकू कठपुतलियों की तरह, ठीक है, देखने के लिए आपको मिलता है। और इसमें 3 से 4 फुट तक की ऊंचाई का लगभग ये अस्तित्व पाया जाता है। तो ये थिएटर के रूप में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुत्तल नाच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 39। दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, विचार करें। देखिए, पहला, अलवरो को वैष्णव भक्ति संतों के रूप में सम्मानित किया जाता है। नयार संतों को भजनों के छंदों में संकलित किया गया है, जिसे पेरियार पुराणम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा यह से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए देखिए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे मैं इसको जो इसकी थिकनेस है पेन की कम कर देता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड, और कलर भी इसका थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो अलवार आपसे पूछा गया है, ये जो भक्त थे ये वैष्णव पंथ से हैं, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हैं कि ये वैष्णव है कि नैनार है, ठीक है। और जो नैनार होते हैं ये आपके शैव पंथ से, मतलब कि शिव के उपासक हैं, या इसको आप शैव भी कह सकते हैं, शैव पंथ या फिर शिव, ठीक है। अब देखो कैसे आपको याद करना है। नैन याद करो, नैनार नहीं याद करो, नैन याद करो। नैन मतलब कि शिव की तीसरी आंख, ठीक है। तो बस एक याद कर लो। फिर अलवार मतलब कि अलवार, एक आला जाप करने वाले, नारायण नारायण। तो ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो खुद भी मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। आज एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि सर जो आप बता रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स की एक बता रहे थे कहानी, कैसे उनको याद करना है। बिल्कुल बच्चे, मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा मैं वहीं पर आपको वो कहानी पूरी सुना दूंगा। लगभग 1-2 मिनट की कहानी है, उसी के माध्यम से आपके पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 बार अगर आप उसको सुन लेंगे तो आई होप आपके वो कंठस्थ हो जाएगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस अगर आपने देखा होगा 2024 वाला, सॉरी 25, अब तो 25 लग गया तो 25 ही लिखा जा रहा है। 2024 का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, ठीक है, अगर आपने उसको सही से ऑब्जर्व किया है तो देखेंगे उसमें लगभग 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल से आए हैं, ठीक है, घुमा फिरा करके। इट्स क्लियर नो? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर पहले स्टेटमेंट की बात कर ले तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है। ये कह रहे हैं कौन सा सही है, तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजधानी का दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत। तीसरा, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना। उपयुक्त में से कितने कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए थे? अब देखो किसके बारे में ये 3 स्टेटमेंट है या नहीं मोहम्मद तुगलक। केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए जो आप बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, प्यारे बच्चे, जब मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं तो उसके बारे में बड़े अच्छे से आप पढ़ते हैं। इसने कई ऐसी चीज़ें करवाई थी, ठीक है। उसमें से ये जो 3 स्टेटमेंट है कि उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, ये भी सही है। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, ये भी ठीक है। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, ये भी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे विवादास्पद जो आप देखोगे कदम में से एक माना जाता है वो थी अपनी राजधानी को परिवर्तित करना। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा करेक्ट आंसर 41 का। प्राचीन काल के महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद से रिलेटेड है, और अभी मैंने महाजनपद से रिलेटेड जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन था वो ही करवाया है। पहला है, सभी महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। नंबर 2,
महाजनपद काल के लोग लोहे से अपरिचित थे और तांबे पर अत्यधिक निर्भर थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 31 का 41 का राइट आंसर दें। देखिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहे हैं सभी महाजनपद राजतंत्र शासन में व्यवस्थित थे। ये आपका गलत है, क्योंकि कई ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जहाँ पर आप देखोगे कुछ ऐसे महाजनपद थे जिसमें गण या फिर संघ कहा जाता था। ये राजवंश शासन के अधीन नहीं हुआ करते थे, बजाय एकदम कुलीन तंत्र के रूप में संगठित किए गए थे। तो पहला इसमें गलत है। दूसरा भी गलत है। ये कह रहे हैं कि लोहे से अपरिचित थे। ये गलत है। ये लोग लोहे को भी जानते थे और उस समय तीर कमान जैसे, भाले जैसे, तलवारें, ऐसे कुछ आप देखोगे टिकाऊ हथियार भी वहाँ पर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर दोनों बातें क्या हो जाएंगी आपकी, आप देखोगे गलत हो जाएंगी। तो इसका जो पूछा गया है सही, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, देखिए करंट अफेयर पे क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। WTO के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं हाल ही में भारत अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WTO के सभी 7 लंबित विवादों का द्विपक्षीय रूप से सफलतापूर्वक निपटान किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्टेटमेंट्स को या क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सही करेगा, करेक्ट करेगा जिसने करंट अफेयर थोड़ा भी पढ़ा है और अमेरिका के बारे में, अपने भारत की जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ठीक है, तो वो इसको अच्छे से क्या कर देगा, करेक्ट करने का प्रयास करेगा। देखिए, पहला, WTO के पक्षकार विवाद निपटान प्रक्रिया के केवल प्रारंभिक चरण में ही परस्पर सहमत समाधान द्वारा विवादों का निपटान कर सकते हैं। नंबर 2, WTO के अपीलीय निकाय में व्यक्तियों की नियुक्ति करने का निर्णय सभी WTO, यहाँ पर एक वर्ड है, हिंट्स दे रहा हूँ, सदस्यों के बीच बहुमत के सिद्धांत द्वारा किया जाता है, कर लिया जाता है, मतलब कि किया जाता है। 3 में कह रहे हैं WTO के अपीलीय निकाय के सदस्यों की सभी सीटें 2020 के बाद रिक्त हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? पेयर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2-3 बार शब्द किया गया है सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिए, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये पहला स्टेटमेंट पे कह रहे हैं कि WTO के पक्षकार विवाद इस बार निपटाने की प्रक्रिया केवल प्रारंभिक चरणों में, नहीं ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें एक बॉडी बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक तरीके से म्यूचुअली एग्री सोल्यूशन है। उसमें विवाद निपटान के दौरान किसी भी स्तर के पक्षकार या पारस्परिक रूप से सहमत समाधान द्वारा विवाद का निपटान कर सकते हैं। ये गलत है, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात कर लें तो दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी नहीं होते हैं इसमें। जिसमें खासतौर पर विवाद है उसको रखा जाता है। इन सब के अलावा अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की देखें तो तीसरा स्टेटमेंट एकदम आपका सही है, ठीक है। और ये 2020 को समाप्त हो गया, ठीक है। अब 2019 से कार्य किया था, तो 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कितने सही हैं? केवल इसमें एक सही है, मतलब कि केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछ रहा है किसके बारे में ये चर्चा की गई। आई होप इसका तो आंसर आप बता ही सकते हैं। चलिए आइए देखिए क्या चर्चा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, पेन क्यों गड़बड़ कर रहा है ये? देखिए, तो इसका आंसर 43 का राइट आंसर आप कमेंट्स करेंगे बच्चे। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट है, वह मूल रूप से रामा अनुज के अनुयायी थे और बाद में उन्होंने अपने स्वयं के संप्रदाय की स्थापना की। नंबर 2, वह अपने विचारों के प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 3, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर उनके शिष्य थे। उपयुक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? अब किसका किया गया है आप बताइएगा। ए में है चैतन्य महाप्रभु, बी दादू दयाल, सी रामानंद और डी वल्लभाचार्य। बताइएगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, ठीक है। और राइट आंसर इसका कमेंट्स कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है।
हाल ही में सुर्खियों में रहा बायो TRIZ सिस्टम पद संदर्भित करता है। अब देखो बायो बायो मतलब कि किससे रिलेटेड हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। और क्या पूछ सकता है, ठीक है, आजकल की बायो की तरफ बहुत ज़्यादा सरकार आपको तत्परता दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे कार्बन मुक्त हो सकता है। उन सब के अलावा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हैं। तो देखो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहला, ए, पौधों में पाए जाने वाले ट्राइग्लाइसोवाइड्स से उत्पन्न एक नए जैव ईंधन को, बी, कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त जैव ऊर्जा का उपयोग करके ट्राइजेनरेशन की एक प्रौद्योगिकी को, सी, दूषित पर्यावरण में जैवो उपचारण प्रक्रिया को शुरू करने की एक पद्धति को, और डी, गणितीय अभिकलनों से त्रिकोणमितीय फलन को हल करने की एक प्रणाली को। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये जो बायो आपका ट्रिक दे कर रखा है, तो ये कार्बन पदार्थ से मुक्त जैव ऊर्जा का उपयोग करके ट्राई जनरेशन की एक प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 45 नंबर। बताइएगा, कमेंट्स करते चलिएगा बच्चे आंसर। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अग्रहार पद संबंधित करता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर आप कमेंट्स करेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है, देखो मैं हिस्ट्री पर भी आपका टेस्ट ले चुका हूं, ठीक है, हिस्ट्री पर मैं आपका टेस्ट ले चुका हूं। आई थिंक 2 टेस्ट में ले चुका हूं ये, ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। तो इतना तो आपका बनता है, और हिस्ट्री आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी, तो ये तो ईजी सा है। अग्रहार पद, ए, सीमाओं की रक्षा के लिए स्थापित की गई सैन्य चौकियों को, बी, आक्रमणों का सामना करने के लिए निर्मित किए गए किलेबंद शहरों को, सी, वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारिक केंद्रों को, डी, ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के लिए अनुदान में दी जाने वाली भूमि को। तो अग्रहार किसको कहते हैं, ठीक है, बताइएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये मध्यकालीन भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलन के देखने के लिए मिला था, और राजा खासतौर पर ये भरण पोषण के लिए कुछ सहायता ऐसा अनुदान के रूप में होता था। तो बताइएगा, मैंने हिंट्स भी दे दिया है। तो 45 का राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स भर दीजिएगा, पूरे कमेंट्स जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपको इनके आंसर कमेंट्स में भर देने हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। पाल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। देखिए ये पूछ रहे हैं कि पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल ने की थी क्या, बताइएगा। नहीं, तो पहला हो जाएगा गलत, क्योंकि इसकी जो स्थापना की थी वो गोपाल ने की थी। इट्स क्लियर है नो, ये गोपाल के द्वारा की गई थी, ना कि इसके द्वारा। तो पहला तो है गलत। पाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षकों में से एक थे। आप कहोगे, अगर आप देखोगे पाल साम्राज्य के बारे में, तो पाल साम्राज्य, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के महान संरक्षकों में से एक थे नालंदा विश्वविद्यालय धर्मपाल, आप सभी जानते हैं। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और 200 गांव भी आप देखोगे दिए थे। तो ये भी बात दूसरी वाली आपकी सही है। पाल शासक गोपाल ने नालंदा, देखो ये गोपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल के द्वारा, किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और 200 गांव, और अभी स्टार्टिंग किया गया 2024 में, उसको पुनः खोल दिया गया है। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, ये कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पाल वंश के ये शासक है ना, जैसे गोपाल हुआ, धर्मपाल हुआ, देवपाल हुआ, महिपाल हुआ, ऐसे कई हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। तो कितने सही पूछा है आपसे, ठीक है, तो इसमें केवल एक ठीक है, मतलब कि नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 47। भारत में हुए सूफी आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, सूफी संप्रदाय को व्यापक रूप से 2 भागों अर्थात वाशरा और वेसरा में विभाजित किया गया है। नंबर 2, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा नियमुद्दीन मुईउद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। 3, सूफी परंपरा में पीर शब्द का अर्थ शिष्य होता है। उपयुक्त तथ्यों में से कितने सही हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए
पहले स्टेटमेंट की बात कर लें कि जो सूफी संप्रदाय है उसको दो भागों में बांटा गया था, ये बात सही है, वाशरा और वेशरा। ठीक है, ये इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दें कि भारत में चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना हुई थी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चिश्ती और आप देखोगे चिश्ती और सुहरवर्दी सिलसिला जो है वो वाशरा आंदोलन की दो महत्वपूर्ण आप देखोगे भागों में से एक है। तो ये बात एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से रहस्यवादी या फिर उपदेशक को पीर के नाम से जाना जाता है और शिष्य को मुरीद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर पीर कह रहे हैं, ठीक है, शिष्य को क्या है, पीर कह रहे हैं, नहीं, शिष्य को कहते हैं, आप देखो क्या कहते हैं उसको, मुरीद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरीद के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कितने सही पूछे हैं आपसे, तो केवल 2, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट्स करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पावाकुथु, पावाकुथु के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दस्ताना कठपुतली का एक उदाहरण है। बी इसका, नंबर 2 में कह रहे हैं कि इसका प्रदर्शन तमिलनाडु में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, एक केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं 2। तो प्यारे बच्चे देखिए, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें अगर पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये सही है कि दस्ताना कठपुतली का एक उदाहरण माना जाता है। वहीं अगर हम देखें जो पावाकुथु है ये तमिलनाडु में ना होकर के कहाँ होता है, ये केरल में होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पूछा सही, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में आपको रखना है। ये लोकल है एक नृत्य के रूप में कठपुतली वाला। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ बच्चे, बताइएगा राइट आंसर। आई होप कि आपके इसने करेक्ट एक्शन दिया होगा। देखिए, निम्नलिखित चित्रों पर विचार करें। अब कुछ आपसे जो चित्र होते हैं वो आपसे पूछ लिए। ठीक है, ब्रजपर्णी, दूसरे में कह रहे हैं कि मरणासत्र राजकुमारी, तीसरे में कह रहे हैं कि उड़ती हुई अप्सरा। उपर्युक्त चित्रों में से कितने अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं, ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। देखो ये जो आपका ब्रजपर्णी है ये भी, मरणासत्र राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सरा, ये तीनों के तीनों कहाँ मिलेंगे, अजंता की गुफाओं में आपको मिलेंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषय उठता है कि सर अजंता की गुफाएं, अगर आप देखेंगे ये एक जीवंत और भित्ति चित्र यहाँ पर मिलते हैं और ये दूसरी शताब्दी से लेकर के 5 से 6वीं शताब्दी के मध्य ये बनाया गया था। मौर्य, गुप्त और शुंग यहाँ पर तीनों आपको मिलते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है, ये जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्ध, जैन और शिव इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम देखें कि ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो जातक की कथाओं के दृश्य भी यहीं पर मिलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ये खास तौर पर आपको यहाँ पर बुद्ध की जीवनी की आकृति भी, जीवन की आकृति आपको मिलेंगी। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहाँ, आप जब जाओगे भारत दर्शन करोगे तो आपको ये भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर पे चलते हैं। आइए देखिए, कुछ कलाकृतियाँ हैं आपसे और सिंधु घाटी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो आपका पुरुष धड़ है मोहनजोदड़ो से मिला है। दाढ़ी वाले पुरोहित पुजारी की जो मूर्ति है हड़प्पा। बैल की कांस्य प्रतिमा कालीबंगा। उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं, एक केवल एक, बी केवल 2, सी तीनों और डी कोई नहीं। बताइएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि लाल बलुआ पत्थर से द्वारा निर्मित जो आपके पुरुष की धड़ है वो आपको मोहनजोदड़ो से नहीं, वो आपको हड़प्पा से मिलती है। तो पहला गलत है। दूसरा, दाढ़ी वाले पुरोहित की अगर हम बात कर लें तो ये आपको मोहनजोदड़ो से देखने के लिए आपको मिलेगा, ना कि इससे देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है,
तो ये भी आपका गलत है। वहीं अगर हम इसकी बात कर लें, बैल काश्य की बात कर लें, तो ये भी आपको बैल जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये भी मोहनजोदड़ो में ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीनों ही गलत है। पूछा कितने सही हैं, ठीक है। तो कितने सही सुमेलित है, तो आपको होगे कोई सुमेलित नहीं है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बताइएगा। पहला है तोक्कापिलियम तोल्कापियम व्याकरण से संबंधित है। नंबर 2 तिरुकुक्कुरल दर्शन एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। 3 शिल्पादिक्रम कोवलन और माधवी के मिलन से जन्मी बेटी के साहसिक जीवन से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है? केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, 1 2 और 3 और डी 1 और 3। बताइए करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट के देखें तो जो आपका तोल्कापियम जो है ये व्याकरण से संबंधित है, बिल्कुल। तिरुवल्लुवर आपने पढ़ाई है, लगभग ये 3री शताब्दी के समय का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये तो का पियर ने लिखी थी और ये तमिल साहित्य में माने जाते हैं, तो पहला एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जो आपके तिरुक्कुरल हैं ये भी तमिल दर्शन के एक बौद्ध सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है, एक बौद्धिक सिद्धांत है इनका, तो ये तमिल ग्रंथ है, ये भी आपका सही है, ठीक है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट गलत है। शिल्पादिक्रम ये माधवी मिलन जन्म की बेटी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से तमिल महाकाव्य है और इसमें आपस में हुई कुछ शताब्दियों के बीच में तमिल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्रेम कहानी है, ये बात सही है, ठीक है। तो एक तरीके से कावेरी पट्टनम की एक नृत्य की कहानी है, ना कि उसकी है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। 1 सेकेंड, ये थोड़ा लैग कर रहा है, 1 मिनट। आई थिंक कुछ इसमें हुआ है स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, ये लैग कर गया है। मैं इसको पुनः ओके 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 खुल गया है, फिर से वहीं से आ गए, ओके। चलिए पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक पार्ट और लेंगे, उसमें आपका दायन कर देंगे। देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास है और कुछ युग्म आपसे पूछे गए हैं, पद है और अर्थ है। जैसे आपसे पूछा गया है नाड गबुड़ कानून प्रवर्तन अधिकारी, 2 कोशतपाल वंशानुगत राजस्व अधिकारी, तीसरा है उपरिक प्रांतीय गवर्नर। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, आइए पहले एक एक करके बात करते। देखो पहला जो है ये आपसे कह रहे हैं नाड़ वंश। देखो ये एक तरीके से कानून प्रवर्तक अधिकारी नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक राजस्व अधिकारी था, ठीक है। कौन था? ये एक राजस्व अधिकारी था, कानून नहीं था, तो ये राजस्व का काम करेगा। कोशत पाल की अगर हम बात कर लें तो कोशत जो पाल है ये कोतवाल हुआ करता था, ना कि वंशानुगत राजस्व अधिकारी था। कौन था? कोतवाल था ये, तो ये भी गलत है। जो उपरिक है ये प्रांतीय गवर्नर था, ये सही है। तो कितने सही है? केवल 1 इसमें सही हो जाएगा, मतलब कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ शब्दावली है ऐसी, ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी कुछ साहित्य और रचना और लेखक पूछ लिए हैं। आइए देखिए जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पद्मावत है, अब ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका तो आंसर आप यूं ही दे सकते हैं चुटकियों में। पद्मावत किसको नहीं पता? भाई हर कोई जानता है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है, इसमें कोई दोराग्रह नहीं है, तो पहला एकदम सही है। मुनिश अल अरवा ये जहां आरा बेगम के द्वारा लिखी गई है। मुरक्का ए देहली दरगाह कुलीन खान के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सही है। कितने सुमेलित हैं? तो तीनों इसमें क्या हो जाएंगे? सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से साहित्य और रचना है, तो इसकी आपको बतानी है, ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षसी गीता गोविंद
ठीक है, जयदेव की बात कर रहे हैं, भास्कर बुद्ध। तो इस जो आपका 54 है, इसका राइट आंसर तो मुझे आपसे पूछना है बच्चे, ये तो आपसे बनता है। ओके, तो इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट्स करेंगे। मैं इधर से जो लिखा हुआ है इसको रफ कर देता हूँ और इसको मार्क कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करें क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सुर्खियों में रही न्यू स्टार संधि संबंधित है। ए, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के समन संबंधी प्रयासों से। बी, परमाणु हथियारों में कमी के लिए अमेरिका और रूस के बीच किए जाने वाले एक समझौते से। सी, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक व्यापार समझौते से। डी, विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने से। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, 55 का राइट आंसर दें। न्यू स्टार स्टेट्स किससे रिलेटेड है? देखिए ये न्यू स्टार जो ये संधि है, ये आप देखोगे ये जो ट्रेड, ये खासतौर पर परमाणु हथियारों की कमी के लिए है। अमेरिका और रूस के बीच में किया जाने वाला एक समझौता है, क्योंकि दुनिया में यही वो देश हैं जो खास तौर पर आप देखोगे परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा अपने पास रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा रूस के पास में, दूसरा अमेरिका। तो एक आपका होमवर्क के बच्चे, एक रिपोर्ट आती है सिप्री, गूगल पे जाइएगा, सिप्री आपको टाइप करना है और सिप्री रिपोर्ट करके, ठीक है, 2021 शायद है, वो टाइप कर देनी है, आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने इस पर आपसे विस्तार से ऑलरेडी क्लास में चर्चा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंसेंट हिस्ट्री से, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जोरवे संस्कृति भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रचलित थी। इस काल में लोग लेखन कला से परिचित थे और चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। महाराष्ट्र वाले रीजन पे हैं। जब मैंने हिस्ट्री का आपसे टेस्ट लिया था तो जोरवे संस्कृति के बारे में आप देखोगे बड़े अच्छे से आपको ऑब्जर्व वहाँ पर करवाया था। तीसरा है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ऐसे घड़े वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। पूछा कितने सही हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है कि जोरवे संस्कृति उत्तर पश्चिमी भाग में प्रचलित थी। ऐसा नहीं है कि उत्तर पश्चिमी भाग में ये प्रचलित थी, बल्कि ये दक्षिण मध्य और पश्चिमी दक्कन वाले क्षेत्रों में प्रचलित देखी जाती है। तो पहला गलत है। इस काल में चित्रात्मक लिपि की अगर हम बात कर लें तो ये कहीं कहीं आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है, लेकिन इतना चित्र नहीं मिलता है। थोड़ी आकृति बर्तनों पर अपने बनाते थे, वो ठीक है। तीसरा इसमें सही हो जाएगा कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे। कितने सही पूछा है, तो केवल इसमें एक सही है, मतलब कि केवल एक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मौर्य काल से क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57, मौर्य काल के बाद घटनाक्रम में के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है, शक और कुषाणों ने टोपी वाले हेलमेट, ढाल और जूते बूट का प्रयोग प्रारंभ किया, जिससे उन्हें सैन्य लाभ प्राप्त हुए। 2, यूनानियों ने सैन्य गवर्नरों की नियुक्ति करने की प्रथा प्रारंभ की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए देखिए इसका आप देखोगे जब मौर्यकालीन समाप्त हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद में कई ऐसे शासन आते हैं, मौर्योत्तर काल आता है, लेकिन उसके बाद में शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है। वहीं पर शक कुषाण ये सब आपको मिलेंगे। तो इन्होंने अपनी शक्ति को विस्तारित करने के लिए सारे काम किए थे। यूनानियों ने सैन्य गवर्नरों की नियुक्ति भी की थी। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, संगम साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इजी क्वेश्चन है। संगम साहित्य के उल्लेखित लोगों की श्रेणियों के संदर्भ में पूछा, जैसे शब्दावली है और विवरण है। ठीक है, देखिए जैसे उलवर है बड़े जमींदार, अड़िमई है दास, वेल्लालर हलवाहा। उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं, बताइएगा। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। ठीक है, देखिए अगर हम देखें उलवर की जो बात की जाती है, अगर आप उसको देखेंगे तो उलवर ये बड़े जमींदार हुआ करते थे। कौन होते थे? उलवर की अगर हम बात कर ले तो बेल्लार। ठीक है, ये जो बड़े जमींदार थे इनको बेल्लार कहते हैं, ना कि उलवर कहते हैं। उलवर जो हुआ करते थे ये एक तरीके से हल चलाने वाले एक तरीके से हुआ करते थे, हलवाहक। अड़िमई जो थे ये दास हुआ करते थे। ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है।
कितने सही हैं? केवल एक इसमें सही है, मतलब कि केवल अलीमल दास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नगर शैली है, उपशैली है, शिखर आकार है। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे पूछ रहा है आपसे फमसाना। अब फमसाने की अगर हम बात कर लें तो फमसाना जो श्रेणी है, अगर इसको हम देखें, 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए फमसाना श्रेणी की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि शिखर आधार वर्गाकार होता है। फमसाना श्रेणी में नहीं, यहाँ पर एक लेटिना तुलना के व्यापक आधार का कम ऊंचाई का होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। वल्लवी की बात कर लें तो वल्लवी में आपसे कह रहे हैं वल्लवी में आयताकार का होता है। ये कह रहे हैं शिखर में छतें सीधी ढालान और ऊपर की ओर झुकी हुई होती हैं। स्टूडेंट्स ये भी गलत है क्योंकि इसमें आयताकार का होता है, तो ये गलत है। रेखा प्रसाद, इसका शिखर एक आयताकार नहीं, इसका आधार वर्गाकार का होता है। दीवारें शीर्ष पर मुड़ी होती हैं और बिंदु में एक, ठीक है, ढलान होता है, तो ये भी आपका तीसरा भी गलत है। तीनों इसमें क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पूछा है सही कितने हैं, तो आप कहोगे डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर आज की क्लास का बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। 1 सेकेंड प्यारे बच्चे, एक और बात बता दूं, मैंने इस क्लास में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, और मेरी तबीयत बिल्कुल एकदम ठीक नहीं है, बट मैं नहीं रह सकता क्योंकि आपको क्लास कंटिन्यूसली मिलती रहे। मेरी तबीयत ठीक है बट आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड किया और आपको प्रोवाइड करवाया। देखिए क्वेश्चन है 60 नंबर, बताना है आपको कमेंट्स इसका आंसर। ठीक है, स्थूल वाहु की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम जैन परिषद निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी श्रवण वेल गोला और डी वल्लवी। वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और क्लास कैसा लगा है ये भी आप बताने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स मल्लाह के पढ़ते रहिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में इसके अंतिम और लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।